इतिहासकार जैसे बीएन पुरी, आरसी मजूमदार और दूसरे लोगों का मानना है कि जो प्रतिहारों को गुर्जर मानने से इनकार करते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा इतिहास के एक निश्चित काल यानी कि राजपूत काल से चिपकी रहती है। सभी प्रमुख इतिहासकार जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में विस्तार से लिखा है वो सहमत हैं कि वो गुर्जर पहले और राजपूत बाद में थे। लेखक जैसे डी.आर. भंडारकर, A.M.T. जैक्सन, रुडोल्फ हॉर्नल, जॉर्ज बुहलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, V.A. स्मिथ, R.S. त्रिपाठी, V.S. शर्मा और दूसरे कई प्रमुख इतिहासकार सभी प्रतिहारों को मूल रूप से गुर्जर मानते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे और कहां से आए थे और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 10 सबूत जो ये साबित करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार ही गुर्जर है। ये जानने के लिए देखिए इस वीडियो को आखिर तक, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अपनी शोध थीसिस गुर्जर प्रतिहार के इतिहास में महान इतिहासकार बीएन पुरी ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि कन्नौज के प्रतिहार ही गुर्जर थे। वहीं दूसरी ओर मिहिर भोज के ग्वालियर शिलालेख के अनुसार उन्होंने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ एक पौराणिक कड़ी बनाने के लिए प्रतिहार यानी कि द्वारपाल या फिर रक्षक भी कह सकते हैं, इनकी उपाधि धारण की। इन महान गुर्जर राजाओं को कई शिलालेखों में गुर्जरेश्वर, गुर्जर अधिराज, दहाड़ता गुर्जर के रूप में उल्लेख भी किया गया है। महिपाल को राष्ट्रकूट राजा इंद्र III के बाघुमुरा शिलालेख में कन्नौज का गरजता दहाड़ता गुर्जर सम्राट कहा गया है। वहीं महिपाल I को कन्नड़ कवि पंपा ने स्पष्ट रूप से गुर्जर राजा लिखा है। महिपाल प्रथम ने कन्नौज में अपनी राजधानी से शासन किया और उनके दरबारी कवि राजशेखर ने उन्हें आर्यवर्त के महाराजाधिराज कहा। पंपा द्वारा महिपाल के गुर्जर राजा के रूप में इसका उल्लेख भी मिलता है, जिसमें राजा की जातीयता से इसका उल्लेख मिला है। चूंकि महिपाल I ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पूरे शासन किया जिसमें से गुर्जर रात्रा केवल एक छोटा सा हिस्सा था। राजौर में राजा ने न केवल स्वयं को गुर्जर प्रतिहार के रूप में उल्लेख किया बल्कि ये भी उल्लेख किया है कि सभी पास के खेतों में गुर्जरों द्वारा ही खेती की जाती है। राजस्थान और गुजरात के लगभग सभी या फिर एक बड़े हिस्से को मुगल काल से पहले गुर्जर रत्रा यानी कि गुर्जरों द्वारा शासित या संरक्षित या फिर गुर्जर भूमि के रूप में जाना जाता था। इसलिए यह मामला नहीं हो सकता कि गुर्जर रत्रा क्षेत्र के लोगों को गुर्जर कहा जाता था। अब हम आपको बताएंगे वो 10 सबूत इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि गुर्जर शब्द लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था, न कि क्षेत्र के लिए। पहला सबूत है परमार राजा जगदेव के 11वीं शताब्दी के जैनिन शिलालेख में कहा गया है कि गुर्जर योद्धाओं की पत्नियों ने उसकी सैन्य जीत के परिणाम स्वरूप अर्बुदा की गुफाओं में आंसू बहाए। दूसरा, 11वीं शताब्दी के जैन विद्वान धनपाल की तिलक मंजरी भी गुर्जरों को अर्बुदा जो कि माउंट आबू के साथ जोड़ते हैं। इसके आधार पर पुरी का प्रस्ताव है कि गुर्जर 6ठी शताब्दी तक माउंट आबू क्षेत्र के आसपास रहने वाली एक जाति थी जब उन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की थी। तीसरा सबूत है यज्ञ अग्नि से माउंट आबू पर तथाकथित अग्निवंश यानी कि चौहान, परमार और चालुक्य की उत्पत्ति की 16वीं शताब्दी की पौराणिक कहानी इंगित करती है कि माउंट आबू के साथ इन वंशों का कुछ संबंध जरूर था। चौथा सबूत है कि 871 ईसा पूर्व संजन ताम्रपत्र और अन्य साक्ष्यों की खोज ने इतिहासकारों को विश्वास दिलाया कि मूल गुर्जर प्रतिहार राजधानी अवंती क्षेत्र में उज्जैनी में थी, जिसे आज का आधुनिक उज्जैन भी कहा जाता है। पांचवा सबूत है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ग के संजयन शिलालेख में कहा गया है कि उनके पूर्वज दंती दुर्ग ने उज्जैनी में एक धार्मिक समारोह किया था। उस समय गुर्जर वंश के राजा ने उनके द्वारपाल के रूप में काम किया था। छठा है राष्ट्रकूट शासक गोविंदा तृतीय के 808 CE राधनपुर ताम्रपत्र में कई राजाओं की अधीनता का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि गोविंदा को देखते ही गुर्जर गायब हो गया था। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है और यहां तक कि सपने में भी वो दूसरी लड़ाई नहीं देख सकता। यहां गुर्जर स्पष्ट रूप से एक विशेष राजा को संदर्भित करता है। सातवां सबूत है अरब व्यापारी सुलेमान अपने सिलसिलात अल तवारीख में जुर्ज राज्य का उल्लेख करते हैं।
जुर्ज गुर्जर शब्द का प्रतिलेखन प्रतीत होता है और कन्नौज के राज्य को संदर्भित भी करता है। 8वां है राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ग के 866 सीई सिरूर और नीलगुंड शिलालेखों में कहा गया है कि उनके पिता गोविंदा तृतीय ने गुर्जर लोगों को अपने अधीन कर लिया था, जो चित्रकूट के पहाड़ी किले में निवास करते थे। 9वां है ध्रुव 3 के 867 सीई भरूच अनुदान में उल्लेख किया गया है कि उन पर गुर्जर की बहुशक्तिशाली सेना द्वारा हमला किया गया था, जिन्होंने उसके छोटे भाई के साथ गठबंधन भी किया था। इसमें यह भी कहा गया कि मेहरा नाम के एक राजा ने ध्रुव पर हमला किया, लेकिन वो हार गया। जॉर्ज बुहलर और ई हल्लज के अनुसार यहां शक्तिशाली सेना संभवतः चावड़ा यानी कि चपोटका के राजा शेमराज का उल्लेख करते हैं। और 10वां सबूत है कृष्ण 3 के करहत ताम्रपत्र का कहना है कि दक्षिणी क्षेत्र में कृष्ण की विजय के बारे में सुनकर गुर्जर के दिल से कालिंजर और चित्रकूट के बारे में उम्मीदें टूट गई थी। यहाँ गुर्जर स्पष्ट रूप से एक विशेष राजा को संदर्भित करता है। 10वीं शताब्दी के कन्नड़ कवि पंपा भरत में गुर्जर राजा महिपाल का उल्लेख करते हैं, जिसकी पहचान प्रतिहार राजा महिपाल से की जाती है। इन सारे सबूतों को देखते हुए अब ये निर्णायक रूप से कहा जा सकता है कि प्रतिहार केवल हिंदू धर्म की पौराणिक विरासत के साथ संबंध रखने के लिए एक उपाधि के रूप में अपनाया गया था। वो मूल रूप से गुर्जर ही थे। पौराणिक भारतीय हिंदू नायकों से फर्जी वंशावली दावों के आधार पर वंश का दावा करने वाले चारण भाट जनित स्वदेशी राजवंशों के कई उदाहरण मिल जाते हैं और ये संदर्भ साबित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिहारों का साम्राज्य वास्तव में गुर्जर था या प्रतिहार राजा वास्तव में गुर्जर ही थे। इतिहासकार जो इन ऐतिहासिक संदर्भों की स्पष्ट व्याख्या को अस्वीकार करते हैं, वे केवल ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय उनके पूर्वाग्रह के कारण ही ऐसा करते हैं। यदि कोई राजपूतों के चारण भाट इतिहास के बजाय वास्तविक प्रमाणिक इतिहास को देखता है तो यह स्पष्ट है कि प्रतिहार राजपूत नहीं बल्कि गुर्जर थे। तो ये थे वो सारे सबूत। कैसे लगे आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट? कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो वो टॉपिक्स भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं, हम उस पर अपना वीडियो जरूर बनाएंगे। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।